तो बोलो क्या डाउट है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे असाइनमेंट 4 के पहले डाउट से हम स्टार्ट करेंगे। बोर्ड विजिबल है ना सबको? हाँ। क्वेश्चन 10 और 11। तो सबने किया होमवर्क? जो होमवर्क करेगा उसको डाउट आएंगे, होमवर्क नहीं करोगे तो डाउट कहाँ से आएंगे? 9. क्वेश्चन 10 और 11। That is okay, but I'm asking in general everyone, have you done this homework? बेटा होमवर्क अगर किया है तो अगला लेक्चर समझ में भी आता है, जो लेक्चर हो गया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आता है। तो बहुत इसेंशियल है कि एटलीस्ट सी वीक में ज्यादा होमवर्क तो नहीं दे रही हूँ ना, हार्डली कुछ होमवर्क होता है, बट सी टू इट दैट यू आर डूइंग इट। बहुत जरूरी है होमवर्क करना, जिससे कि आपका हमेशा ना। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ लिख रहे, आई एम जस्ट ओपनिंग माय होल कांसेप्ट का असाइनमेंट। तो somebody said 6 here, और उसके पहले भी किसी ने कुछ नंबर बोला था, बोलो फटाफट। 10 और 11। 10 11 ओके। 14 and 9. Someone says 9. Okay, 9 and that's it. Okay, we start solving question number 6 से हम solve करना start कर लेते हैं। To see what is your question number 6, assignment 4. So your question number 6 says two oxides of metal contain 27.6% and 30% oxygen respectively. The first oxide formula is Ma'am, 1B11. So the first oxide formula is M3O4. Then the formula of second oxide will be. तो ये जो भी फर्स्ट ऑक्साइड है उसमें मेटल है और ऑक्सीजन है। मेटल का परसेंट नहीं पता, बट ऑक्सीजन का परसेंट पता है। तो व्हाट इज द परसेंट दैट आई एम हैविंग फॉर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का परसेंट प्रॉब्लम में दिया है 27.6। सो टेल मी, कैन आई राइट द परसेंट ऑफ मेटल फ्रॉम दिस? मैम मेटल का दिया है। मेटल का परसेंट दिया है? हाँ मैम, मेटल का 27.6 है और ऑक्सीजन का 30 है। नहीं बेटा, you're reading it wrong. It says two oxides of metal contain 27.6 and 30% oxygen respectively. ओके मैम, सॉरी मैम। मतलब दोनों ऑक्साइड के ऑक्सीजन के परसेंट दिए हैं। पहला जो 27.6% है वो पहले ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंट है, और 30% जो आगे दिया है वो दूसरे ऑक्साइड का ऑक्सीजन का परसेंट है। नाउ यू गॉट इट क्लियर? यस मैम। ये दोनों ऑक्सीजन के ही परसेंट है, बट मेटल का परसेंट निकालना बहुत आसान है। कैसे निकलेगा? टोटल 100 माइनस ऑक्सीजन का परसेंटेज। 100। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है, तो 100 माइनस 27.6 कर लेंगे तो कितना होगा बताओ मुझे। 72.4। यस, तो 72.4 इज द मेटल। हमको दोनों पता है कि ये 72.4 है। इसके आगे जब भी हम एम्पिरिकल फॉर्मूला तक चले जाते हैं, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक चले जाते हैं, वो एक रेशियो है मेटल इज टू ऑक्सीजन का। वो रेशियो हमको पता है, मेटल 3 है और ऑक्सीजन 4 है, ये हमको पता है। हमको ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी पता है, 27.6/16। ये एक रेशियो ऑक्सीजन के मास के लिए आएगा। Now what I don't know is atomic mass of metal. इसको मैंने X लिख लिया, but I know the ratio of metal is to oxygen. So can I find X here?
तो जो मेटल इज टू ऑक्सीजन का रेशियो है वो 3:4 है, दिया है प्रॉब्लम में, तभी तो आपका फॉर्मूला 3:4 होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो एटॉमिक रेशियोज हमको आते हैं, ओके, ये आपस में किस रिलेशन में है? 3:4 रिलेशन में है। सो वी कैन सॉल्व दिस फॉर x, और एक बार इससे x आ गया तो हम दूसरे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। So I will simply take a ratio of metal oxide, metal upon oxygen, m by O लेना। तो m मेरा है 72.4 upon x and divided by 27.6 into 16। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27.6। का आंसर मुझे पता है 3/4। So can I get x here? Yes. To solve this for x now. क्या आंसर आ रहा है बोलो? 56 AMU। 56 आ रहा है, ठीक है। तो x का आंसर 56 आ गया, मतलब ये जो भी मेटल है इसका एटॉमिक मास आपका 56 है। अभी दूसरे मेटल ऑक्साइड के लिए मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो है, ऑक्सीजन दिया है 30, मतलब मेटल हो गया 70, तो इसका एटॉमिक रेशियो होगा 30/16 एंड 70/56, और इससे एक सिंपल रेशियो कैलकुलेट करो, दैट विल बी योर आंसर। बट ये 56 AMU करेक्ट है क्या जो आपने दिया है? लगता नहीं है मुझे। मामा कभी क्या बोल रहे थे? थोड़ी आवाज कट रही थी। एग्जैक्टली रिवर्स है। दिस इज 3 into 27.6, सॉरी, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 72.4 into 16 into 4 upon 27.6 into 3, ये करना। तो जिसने मुझे कुछ आंसर दिया वो सही किया था क्या? हाँ मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तेरा आंसर तो लिख लिया। ये 56 आ रहा है। अभी ये एटॉमिक रेशियो कितना आ रहा है? 70/56 अराउंड क्या आ रहा है? 1.25 आ रहा है। Yes, ma'am. ये 1.25 आ रहा है, और 30/16 1.875। 1.875। So next is simple ratio. So this will be 1 and this will be 1.5.
तो 1.5 को तो राउंड ऑफ नहीं कर सकते हम, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थ्रू 3 आउट मैम. 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू राउंड इट आउट. So this will be 2 and this will be 3. So what is the answer? M2O3. मैम एमओ दिया हुआ है आंसर की में. तो गलत होगा, सॉल्व किया ना हमने. हाँ ओके मैम. MO दिया है, 6 का आंसर दिख रहा है तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी दिया है बेटा, जो कि M2O3 है. आंसर की भी परफेक्ट है, तूने शायद गलत देखा है. प्लीज चेक हाँ अगेन. सॉरी. हाँ हाँ मैम. Please check again. Question number 6 answer. In the answer key is C. And C is M2O3 that we have got. So question correct. Answer key also correct. आगे बढ़ूं? Yes ma'am. Anyone has any doubt in this? No, ma'am. No, ma'am. Okay, great. Then somebody at the end gave me question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, that says hemoglobin of the most mammal contains approximately 0.33% iron by mass. ये 0.33% का क्या मतलब है? पूरे हीमोग्लोबिन का मास अगर 100 है तो उसमें आयन का मास क्या होगा? 0.33. 0.33. That is what is the whole meaning of percent. And then they say the molecular mass of hemoglobin is 67200. तो इसका मतलब है, अगर आपको पूछा क्या है, देखो the number of iron atoms in each molecule of hemoglobin. तो अगर हीमोग्लोबिन का टोटल मास 67200 है तो उसमें आपको पहले आयन का मास निकालना पड़ेगा. तो वो आप कैसे निकालना पड़ेगा? हम कहेंगे कि जब भी आपका 100 होता है हीमोग्लोबिन तो उसमें 0.33 आयन है. तो जब भी 67200 है हीमोग्लोबिन, so how much will be the iron? So it is 67200 into 0.33 upon 100. तो इसका आंसर कितना आ रहा है देखो. $221.76. 221.76 आ रहा है. ओके, सो दिस मींस जो आयन है उसका मास आ गया 2, कितना है बेटा? मैम 224 आ रहा है. ओके, 224 आ रहा है. No, ma'am. 221.76. कर लेते हैं, मैं ही कर लेती हूँ. ये मास कितना दिया है? 67. मैम 221.76 है. हाँ, जो भी आ रहा है लिख लेती हूँ मैं. ये तो अप्रोक्सीमेट करना ही है. 221.76 ग्राम्स आ रहा है. बस अभी इसमें आयन के कितने एटम्स होंगे, मुझे इसको आयन के एटॉमिक मास से डिवाइड करना है. सो दिस अपॉन 56. इस नंबर को आप 56 से डिवाइड करो. मैम 3.96 आ रहा है. हाँ, तो इसका आंसर 3.96 आ रहा है. तो आपको पता है कि 3.96 आंसर नहीं आ सकता, मतलब I will approximate it to what? 4. So how many iron atoms are there? Approximately 4. मैम ये मोल कैलकुलेट हुआ ना? कौन सा मोल कैलकुलेट हुआ बेटा? ये अपॉन 56 क्यों किया? बेटा मुझे 221.76 grams is the mass of iron in the molecule of hemoglobin.
इतना समझा? हाँ मैम। अभी 1 मोल आयन का मास 56 है, एटॉमिक मास। तो 1 मोल हीमोग्लोबिन में 4 मोल आयन है, इसका मतलब ये हो गया। हाँ तो एक हीमोग्लोबिन में कितने आयन के एटम्स होंगे? 4 ओके। समझ में आया? हाँ मैम। मैम बट उससे फिर एवोगाड्रो नंबर से कुछ भी रिलेशन नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो। एवोगैड्रो नंबर से क्या रिलेशन होगा बेटा? अगर मैं कोई भी फॉर्मूला दूं तुम्हें, ये देखो, अगर मैं तुमको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देती हूँ, ठीक है, अब मेरे पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है और मैं तुमको क्वेश्चन पूछती हूँ उसमें कितने मोल ऑक्सीजन है, क्या जवाब होगा तुम्हारा? 3। 3 मोल ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है? तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हैज 3 मोल ऑक्सीजन। अभी मैं तुमको पूछूं, मेरे पास 1 मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसमें कितने एटम्स रहेंगे ऑक्सीजन के? तो डू यू नीड एवोगैड्रो नंबर टू अंडरस्टैंड दैट? नो मैम। Not at all. We can understand looking at the formula. It's 3 atoms. Similarly, तुम्हारे पास 1 मोल हीमोग्लोबिन है जिसमें 4 मोल आयन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स है। हाँ मैम समझ गया। Is that clear? यस मैम। आगे बढ़ू? मैम 1 मिनट रुक जाओ ना। हाँ आराम से बेटा, कोई काई नहीं। अरे मैम वो रिकनेक्शन में चला गया था, मतलब तो हाँ हाँ 2 ठीक है, मिनट कर ले, कोई काई नहीं। हो जाएगा तो बोल देना। हाँ मैम।
हो गया मैम। हाँ, तो प्रॉब्लम नंबर 1 6 हो गया। यहाँ से 2 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए। नेक्स्ट आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 9 कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 9 देखना आप। प्रॉब्लम नंबर 9 में दिया है 14 ग्राम ऑफ एलिमेंट X combined with 16 gram of oxygen. On the basis of this information, which of the following is correct statement? तो एलिमेंट X का मास 14 दिया है और ऑक्सीजन का मास कितना दिया है 16। तो हमको एलिमेंट X के तो मोल्स नहीं पता, बट ऑक्सीजन के मोल्स 16, मतलब अगर O एटम के मोल्स देखूंगी तो ये 1 मोल ऑक्सीजन है। अभी लेट अस एनालाइज व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन एंड अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व दिस। तो आपका ऑप्शन देखो क्या है। द एलिमेंट X could have an atomic weight 7 and its oxide formula is XO। तो अभी देखो अगर XO फॉर्मूला है तो X का मास 7 है, O का मास 16 है, बट क्या X का मास 7 होगा यहाँ पे? क्योंकि एलिमेंट X का मास तो 14 दिया है। तो 9 प्रॉब्लम में अगर फॉर्मूला XO है, so how much is going to be the mass of X? The mass of X will be 14 and mass of O will be 16. तो 9 प्रॉब्लम में सबसे पहले ऑप्शन देख के हमको समझना है। तो 9 प्रॉब्लम का ए ऑप्शन कहता है कि फॉर्मूला XO है और ये 7 है और ये 16 है। सो इज दिस राइट? टेल मी, क्या ये राइट है? अगर X का एटॉमिक मास 7 है तो फिर फॉर्मूला XO नहीं होगा। ओके, अगर X का एटॉमिक मास 7 है तो फॉर्मूला होना चाहिए X2O, क्योंकि फिर X 14 होगा और O 16 होगा एज पर द प्रॉब्लम। As the problem says 14 gram of X combined with 16 gram of oxygen. तो अगर X का एटॉमिक मास 7 है तो फॉर्मूला X2O होगा। सो A can't be the answer। अभी B देखते हैं। They say the element X would have an atomic weight 14। तो ठीक है, X का एटॉमिक वेट 14 है, बट वो कहता है फॉर्मूला X2O है और ये 14 है और ये 16 है। इज दिस राइट? नो। अगर X2O है तो X will be 28 now and O will be 16. So this is what B option is telling. So is this correct? Obviously not. What is the C option telling? The element X could have an atomic weight 7 and its oxide is X2O. तो C ऑप्शन कहता है कि फॉर्मूला X2O है और X का एटॉमिक वेट 7 है, तो ये 14 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। एंड दिस इज राइट व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का आंसर सी होना चाहिए। फिर भी मैं डी ऑप्शन इवैल्यूएट कर देती हूँ। डी ऑप्शन में लिखा है द एलिमेंट X could have an atomic weight 14। तो डी ऑप्शन में X का एटॉमिक वेट 14 दिया है और फॉर्मूला जो दिया है वो XO2 है, जिसमें X14 है, बट O2 जब ही हो जाएगा मतलब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, and this is wrong as per the data given in the problem। तो 9 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी। Problem number 10 says, if the isotopic distribution of C12 and C14 is 98% and 2%. So everybody understand the meaning of isotopic distribution? मतलब कार्बन 12 के अगर 98 एटम्स है तो
तो कार्बन 14 के 2 एटम्स होंगे अगर हमारे पास टोटल 100 एटम्स है तो, राइट। तो आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है हमको प्रॉब्लम नंबर 10 में C12 और C14 का, and then the number of C14 atoms in 12 ग्राम of carbon पूछा। तो मुझे C14 12 ग्राम्स में ढूंढना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर 100 ग्राम्स सैंपल है तो उसमें 2 ग्राम C14 है, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2%। तो फिर 12 ग्राम्स में how much will be the C14? This is my first calculation, right? तो कितना आएगा मेरा C14? ये 0.24 grams of C14 आ जाएगा। तो 12 ग्राम्स में जो C14 है वो 0.24 ग्राम्स है। Is everybody clear about it? Yes, ma'am. अभी मुझे क्या करना है, इस 0.24 ग्राम्स में पूछा है द नंबर ऑफ C14 एटम। तो मेरा वेट इन ग्राम्स आ गया। अभी मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, इस 0.24 को ग्राम एटॉमिक मास 14 से डिवाइड करूंगी ताकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स आ जाए C14 के। So I'm calculating the number of moles of C14, that is 0.24 upon 14. So how many moles we are having? Zero 0.02. 0.2 नहीं आएगा बेटा, 0.2 से कम आएगा ना, नीचे 12 है तो 0.17 Sorry. 0.017 आएगा। C14 Yes, है ma'am. तो 14 से डिवाइड करना है बेटा, 12 से नहीं। तो इतने मोल्स आ गए अभी। सो यू आर हैविंग दीज मेनी मोल्स ऑफ C14। अभी मोल्स टू नंबर कैसे जाते हैं, आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस मोल्स बाय Avogadro's number, and this is going to be atoms of C14. तो ये मल्टीप्लिकेशन करके आंसर बताओ। लेना खा कैसे होते हैं? हाँ नीचे हाथ हाथ से करता कैसे? हाँ अरे आवाज हाथ की खा बेटा कार में हमें अब वो पैसा अपने खाली मेरे को वो नहीं करने का, खाली शेयर मार्केट से नहीं ये करने का, तो दूसरा भी इनकम 2 सोर्स रखने का इनकम पार्टनरशिप ऐसा फ्लोटिंग ऑडियो ऑन है किसका? खाली जरा बना खाली पार्टनरशिप कर। So is problem number 10 clear everyone? मिस हम लोग डायरेक्टली 1 मोल ऑफ कार्बन का 2% निकाल के कर सकते थे ना। 1 मोल ऑफ कार्बन का 2%, तो वही किया मैंने। नहीं मतलब उसको डायरेक्टली Na का 2% भी हमारा आंसर वही आता है ना। हाँ मतलब एटम्स का बोल रहा है, एवोगैड्रो नंबर का 2%, ऐसे बोल रहा है। हाँ मतलब पहले से उसको Na कर दिया, उसका एवोगैड्रोस नंबर। कोई बात नहीं, एवोगैड्रो नंबर का 2% किया तूने। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कर सकते हैं। आंसर सेम आ रहा है क्या उससे? 1032 into 10⁻²2 1.032 सॉरी, इससे भी तो वही आएगा। कैलकुलेशन इजी पड़ेगा इसलिए बस। देखो मोल कंसेप्ट का कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, उसको तुम बहुत सारे
आप मोल से कर सकते हो, आप नंबर ऑफ एटम से कर सकते हो, आप मास से कर सकते हो। हर प्रॉब्लम हम 3 तरह से कर सकते हैं। ये तो हमेशा रहेगा क्योंकि ये लिंक्ड है। सो व्हाटएवर यू सूट, इट सूट्स यू, you can go that way. So we can take option A. सबको आ गया 1.032 into 10 raised to 22. Yes. Yes, ma'am. Your answer is 1.032 into 10 raised to 22. So next problem 10 के आगे next problem is problem number 11. मैम 023 है। So your problem number 11 says 3.01 into 10 raised to 20 molecules are removed from 98 milligram of H2SO4. The number of moles of H2SO4 left are. तो इसके भी सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी पूछा मोल्स है तो मैं मोल्स से सॉल्व करती हूँ प्रॉब्लम को। तो मेरे पास 98 मिलीग्राम H2SO4 है सबसे पहले, तो मुझे 98 मिलीग्राम के मैं मोल्स निकाल लेती हूँ। So tell me 98 milligrams is how many moles? 1/1000. Yes. Your 98 milligrams is 98 into 10 raised to minus 3 grams divided by gram atomic mass of H2SO4. So it will be 10 raised to minus 3 moles. तो हमारे पास H2SO4 के इनिशियली इतने मोल्स है 98 ग्राम्स में। अभी उससे 3.01 into 10 raised to 20 molecules को निकाल दिया। तो I will again calculate how many moles these are by dividing it with Avogadro's number. तो ये मैं approximately 0.5 कर दूंगी और 0.5 into 10 raised to आ जाएगा -3 moles। इतने मोल्स क्या है रिमूव। तो बस अभी क्या बच गया, आपके पास ओरिजिनल मोल्स है, आपके पास कितने मोल्स निकाले गए वो है, तो कितने मोल्स बच गए इसका आंसर आ जाएगा। टेल मी व्हाट इज द आंसर। 5 into 10 raised to -3. 5 into 10 raised to -3 moles. Right, so answer of 11th problem 0.5. या 0.5 आएगा। So answer will be P. 5 वाला तो आंसर ही नहीं है बेटा, P आंसर होगा आपका। मैम मैंने 0.5 ही बोला था। हाँ बेटा। Excuse me, ma'am. बोलो। Ma'am. हाँ बोलो ना। मैम 98 into 10 raised to -3 क्यों लिया हमने मैम स्टार्टिंग में? मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है बेटा। प्रॉब्लम में मिलीग्राम दिया है, तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास, ये नीचे ग्राम है, ऊपर अगर मैं 98 मिलीग्राम लिखती, दोनों यूनिट सेम नहीं है, so either I have to convert this to milligram or this to gram. So I converted Okay. 98 milligrams to grams. Is that clear? Yes, ma'am. आगे बढ़ो। Yes, ma'am. चलो नाउ लास्ट प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम बचा है, प्रॉब्लम नंबर 14।
So problem number 14 says if the density of water is 1 gram per centimeter cube, the volume occupied by one molecule of water is approximately. तो सी बेसिकली आपका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और जिसका आंसर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या है, आपके पास अगर 1 ग्राम वाटर है तो दैट इज ऑक्यूपाइंग 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो आपके पास 1 ग्राम एटम का वॉल्यूम है, तो एक ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो आपके पास है। तो दे आर सिंपली आस्किंग कि एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो निकालना पड़ेगा। सो आई विल गो फॉर मोल्स, इट हैज 1/18 मोल्स ऑफ वाटर, और मोल्स आने के बाद I will multiply by Avogadro's number 1/18 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water। तो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स अगर है हमारे पास, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो फिर 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा? So it is simply 1 upon this. Can you calculate? So it is 1 upon 6.022 into 10 raised to 23 into 18. So tell me what is the answer coming? ये approximately D दिख रहा है मुझे, 18/6 is 3, right? So approximately the answer is going as D. 3 into 10 raised to minus 23. Yes. All clear? तो सारे डाउट्स हो गए, आगे बढ़े। अभी आगे पढ़ा देती हूँ आपको। टेल मी वेयर वी स्टॉप लास्ट लेक्चर, कहाँ तक पढ़ाया मैंने आपको? परसेंट प्योरिटी। परसेंट प्योरिटी स्टोइशियोमेट्री में। तो हम स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट किए, ओके, और स्टोइशियोमेट्री में परसेंट प्यूरिटी तक कराया। चलो, गिव मी आइडिया व्हाट वाज द लास्ट प्रॉब्लम दैट आई सॉल्व्ड विद यू? 12.46 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ MgO। तो मैंने कोई आपको परसेंट प्यूरिटी वाला प्रॉब्लम भी करवा दिए हैं मैंने, राइट? हाँ, ग्रेट। तो अभी आज हम स्टोइशियोमेट्री ही करेंगे, बट विल टीच यू सम मोर कंसेप्ट्स इन स्टोइशियोमेट्री, और ज्यादा हम स्टोइशियोमेट्री को समझने वाले हैं। तो व्हाट इज दिस नेक्स्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट आई एम टीचिंग यू इन स्टोइशियोमेट्री?
ध्यान दो, देखो स्टोइशियोमेट्री जो हम सीख रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स समथिंग दैट वी विल ऑलवेज नीड फॉर ऑल प्रैक्टिकल्स इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में प्रैक्टिकली आपको कोई भी रिएक्शन करनी है तो स्टोइशियोमेट्री इज नथिंग बट calculations that we need to do before setting up any reaction है. और इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे चल के हर चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री के आपको इसको यूज करना. तो इसमें जो भी सिखाया जाएगा वो इम्पोर्टेंट तो है ही, बट आपको वो कंसेप्चुअली एकदम क्लैरिटी से आना जरूरी है. ओके, अभी देखो मैं फिर से एक सिंपल वही एग्जांपल जो मैंने जिससे स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट किया वही एग्जांपल दे दूं. I again go back to a reaction of combustion of methane. So we know what is combustion of methane? Methane plus oxygen giving us CO2 plus water. और इसमें as per स्टोइशियोमेट्री हमको मोल रेशियो समझता है कि अगर 1 मोल मीथेन होगा तो उसके लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए और उससे 1 मोल CO2 बनेगा और उससे 2 मोल्स वाटर भी बनेंगे. और हमको मास रेशियो भी समझ में आता है कि दिस इज 16 grams of methane if we have, then that needs 64 grams of oxygen for complete reaction. And that will produce 44 grams of CO2 and 36 grams of water. तो ये कैलकुलेशन सभी को आ रहा है, सभी को समझ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं. Now what next? The next part is I'm giving you a problem based on this only equation. And let us understand now what is changing and how to understand that change. तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको क्या समझा दिया. अगर मैं आपको ये पूछूं कि 32 ग्राम्स मीथेन को हम कंबशन कर रहे, कितना CO2 मिलेगा आप मुझे बता सकते हो? 88 ग्राम है ना. आपको पता है कि 88 ग्राम से, या मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रही तो कितना CO2 बनेगा आप मुझे बता सकते हो? ट्वेंटी टू ग्राम. यस, तो ये वाले कैलकुलेशन हमने कर लिए, हमने समझ लिए, राइट. अभी देखो ये छोड़ के अभी कुछ और भी है स्टोइशियोमेट्री में, मैं वो आपको समझाने जा रही हूँ. So I want you all to look at this problem. The problem says now how much CO2 is formed starting from 12 grams methane and 64 grams oxygen on combustion. Is a simple question that I have asked. आप थोड़ा सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है.
तो आपको प्रॉब्लम समझ रहा है इसमें? अगर आप 64 ग्राम ऑक्सीजन से कैलकुलेट करते हो तो आंसर 44 आना चाहिए। 33 ग्राम है। 64 ग्राम ऑक्सीजन से प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो तो आंसर 44 आना चाहिए। बट अगर मैं 12 ग्राम मीथेन से कैलकुलेट करूंगी तो मेरा 12 ग्राम मीथेन जो है वो 0.75 मोल्स है, उससे आंसर 33 ग्राम CO2 आएगा। So how do I know how to solve this? ऑक्सीजन बच जाएगा। हाँ, तो अभी सबसे पहले क्या समझना है कि ये जो अमाउंट हमको दी है that is not as per stoichiometric calculations. So how do we know कि किसी और प्रॉब्लम में हमेशा तो इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो हमको कैसे समझेगा कि जो हमको मोल्स या जो हमको मास दिया है that is not as per stoichiometric ratio. हमें हमेशा एक रेशियो निकालना है। That ratio is a ratio of number of moles upon stoichiometric coefficient. We have to calculate this ratio. So see, what is this ratio? Number of moles upon stoichiometric coefficient का मतलब क्या है? Say for this data, ये जो मेरा डेटा मैंने आपको दिया है, ये एक डेटा given है कि I am doing a reaction of 16 gram of methane and 64 gram of oxygen. तो इसमें मीथेन के मोल्स कितने हैं? 1। और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब है बैलेंसिंग में जो मीथेन का कोएफिशिएंट है वो वो कितना है? 1। तो मीथेन के मोल्स अपॉन मीथेन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मैंने रेशियो ले लिया और ये रेशियो मुझे दोनों रिएक्टेंट के लिए लेना है। So you need to take a ratio of number of moles upon stoichiometric coefficient for both the reactants. और ये रेशियो लेने के बाद if this ratio for both the reactants is same, so if this ratio for both the reactants is same, then they are as per stoichiometric calculations. तो अगर किसी भी रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट का दो से ज्यादा है तो सारे रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है उसका आंसर सेम आना है। तो मैंने मीथेन का किया, नाउ आई डू द वर्किंग फॉर ऑक्सीजन। 64 ग्राम से 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 2 है। तो मीथेन के लिए ये जो रेशियो है इसका आंसर 1 आया और ऑक्सीजन के लिए भी इसका आंसर 1 आया। अभी दोनों का 1 आना जरूरी नहीं है, ये 0.3 आया और ये भी 0.3 आया, ये 0.5 आया, ये भी 0.5 आया। So it's not that both are required to be 1. It can be anything. If both are same, that is what is needed. So if both the ratios are same, then जो भी amount हमने ली है that is as per stoichiometric calculation. मैं बार बार as per stoichiometric calculation repeat कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है? If the amount is as per stoichiometric calculation, मतलब जितने भी रिएक्टेंट हमने लिए हैं वो इस रिएक्शन में टोटली कंज्यूम हो जाएंगे। Your reactant is going to get totally consumed during the reaction. No reactant is going to remain excess. और अगर ये वाला सिचुएशन है तो आप किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी हमारा प्रॉब्लम देखते हैं।
हमारे प्रॉब्लम में मुझे 12 ग्राम मीथेन दिया है, तो जो मीथेन के मोल्स है वो 12/16 कितने मोल्स है? 0.75 मोल्स। और जो ऑक्सीजन दिया है वो 64 ग्राम दिया है, तो जो ऑक्सीजन की मोल्स है वो 2। नाउ व्हेन आई टेक दिस रेशियो, अभी मैं रेशियो का कैलकुलेशन करती हूँ, यही रेशियो, तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.75, बट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन में मीथेन का कितना है? 1। तो मीथेन के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले रेशियो का आंसर 0.75 आएगा, बट ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले रेशियो का आंसर 1 आएगा। तो are they same? If the ratio between both the reactant, is it same now? No. तो इसका मतलब क्या है? When the ratio is not same, means they are not as per stoichiometric calculation. और जब भी ऐसे होता है तभी दो में से एक पूरा कंज्यूम होगा रिएक्शन में, बट दूसरा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन के बाद आपके रिएक्शन मिक्सचर में बचा रहेगा, एक्सेस में रहेगा। अगेन हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? वन एट अ टाइम। तो पहले मैंने ये सिखाया कि कैसे समझता है कि जो भी अमाउंट है वो एज पर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है या नहीं। तो इफ द रेशियो इज सेम, it is as per stoichiometric calculation. If this ratio is not same, then it is not as per stoichiometric calculation. And then the one with a lower ratio, तो कोई एक लोअर होगा एक हायर होगा, then the one with a lower ratio is called limiting reagent. तो जिसका रेशियो लो है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। And the one with higher ratio is called excess reagent. तो जिसमें रेशियो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और जहां पे रेशियो ज्यादा है वो एक्सेस हो गया। मतलब इस प्रॉब्लम में अभी मुझे बताओ, मीथेन और ऑक्सीजन में किसको लिमिटिंग कहेंगे, किसको एक्सेस कहेंगे? मीथेन लिमिटिंग है। यस, ये लेस है ना, दिस इज लेस, दिस इज मोर। तो जो मीथेन है दैट इज माय लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ऑक्सीजन है is my excess reagent. Is this clear to you? Yes, ma'am. Okay. अभी मैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का और मतलब समझाती हूँ। What is the exact meaning of limiting reagent? तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है is the one that is present in lesser amount, and that is the one which is going to get consumed during the reaction, which is going to get over during the reaction. तो लिमिटिंग रिएक्शन में खत्म हो जाता है, और एक्सेस as the name suggests is the one that is going to remain after the reaction is over. तो लिमिटिंग रिएजेंट या अ रिएक्टेंट वो होता है which is
present less than stoichiometric requirement, and it is going to get totally consumed in a reaction. So limiting reagent is less than stoichiometric requirement. This will totally get consumed in a reaction. And most important क्या है? Most important ये है कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैलकुलेट करना होता है वो हमको लिमिटिंग रिएजेंट से ही करना होता है. So who will decide how much product is formed? Always limiting reagent. So limiting reagent decides the product formation. ये most important है. तो इसका मतलब इस रिएक्शन में अगर मुझे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है तो मैं ये नहीं कह सकती कि 2 मोल ऑक्सीजन है तो 1 मोल CO2 बनेगा. मुझे लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स देखने हैं जो 0.75 है. And then I will say 0.75 mole methane is there, so I get 0.75 mole CO2. तो जो CO2 का कैलकुलेशन है वो किससे करना है मुझे? Product formation. Who decides the product formation is always limiting reagent. A limiting reagent decides the product formation. ये most important है. Excess reagent क्या होता है? Excess reagent remains after the reaction is over. Yeah, excess reagent is not totally getting consumed in the reaction. कुछ भी लिखो. Remains unreacted after the reaction. ये लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट समझा. मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी होगा जब भी the ratio is not same. If the ratio for both the reaction is same, अगर same है तो no limiting no excess. कोई limiting नहीं कोई excess नहीं, दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट होके टोटली खत्म हो जाएंगे. बट अगर ये रेशियो सेम नहीं है, एक का कम है दूसरे का ज्यादा है, तो जिसका कम है वो लिमिटिंग है और जिसका ज्यादा है वो एक्सेस है. इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम. यस मैम. ओके, तो अभी इस प्रॉब्लम पे आते हैं फिर से. तो मुझे क्या पूछा है? हाउ मच CO2 इज फॉर्म. तो मैं इसको स्टैंडर्ड मान के CO2 का कैलकुलेशन करूं लिमिटिंग रिएजेंट को. सो आई विल से 33 ग्राम. एब्सोल्युटली. सो आई विल से 0.75 मोल ऑफ मीथेन will give 0.75 mole of CO2, and that will be 0.75 into 44, and the answer will be 33 grams. So is the whole concept of limiting and excess clear to everybody? Yes ma'am. तो ये कॉपी करो बेटा. वी विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिमिटिंग एंड एक्सेस. डोंट वरी, मैं बहुत प्रैक्टिस दूंगी आपको. तो ये प्रॉब्लम भी लिख लेना
और वो जो राइट हैंड साइड पे रेशो कैसे लेना है और रेशो का आंसर आने के बाद कंक्लूजन कैसे करने हैं। तो आपका कॉपी करके हो जाएगा तो मुझे बोल देना, आई टीच यू अहेड देन। मैम वो एक्सेस रिएजेंट में क्या लिखा है? रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर दी रिएक्शन मतलब वो पूरा खत्म नहीं हो जाता। जो एक्सेस रिएजेंट है, अगर मैंने 64 ग्राम ऑक्सीजन लिया है तो मैम क्या राइट साइड का बोर्ड थोड़ा कम दिख रहा खत्म हो रहा है इस रिएक्शन में? नहीं, उसमें से थोड़ा खत्म होगा बट बहुत सारा बचेगा। एक्सेस रिएजेंट बचता है। 12 ग्राम्स मीथेन जो लिया है दैट विल बी कंज्यूम्ड। लिमिटिंग रिएजेंट totally gets consumed, but excess reagent will remain after the reaction. मैम राइट साइड का थोड़ा बोर्ड दिख नहीं रहा है। उसको अकेले को नहीं दिख रहा है कि सभी को नहीं दिख रहा है? अच्छा कैमरा थोड़ा मैं उधर कर लेती हूँ। हाँ कवर नहीं हो रहा है ना अभी। देखो, कैन यू सी? अभी दिख रहा है? हाँ
Done, ma'am. Done, ma'am. Okay, chalo, let's now do more practice. Let's do more practice now. अभी देखो. So I'm clearing the side. ध्यान दो. And I'm making the camera now normal. अभी दोनों साइड दिख रहे हैं ना almost. So see, I'm giving you a problem, we will try to solve. So I'm giving you one reaction. See, 3A plus 4B. So 3 moles of A, 4 moles of B are forming a product A3B4. ये एक रिएक्शन दी है. तो अभी क्वेश्चन क्या है? Starting with 2 moles of A and 5 moles of B. How much product is formed? So can you try? Two by three times product. That is A3B4. ओके तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको रेशो निकाल के समझना पड़ेगा लिमिटिंग रिएक्शन क्या है और एक्सेस क्या है. लेट अस गो स्टेप वाइज एंड देन जो लिमिटिंग रिएक्शन होगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है. लिमिटिंग रिएक्शन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है. सो आई वांट एवरीबॉडी टू ट्राई दिस. दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी मस्ट नो हाउ टू डू इट. सबका हो गया है तो मैं दिखाती हूँ कैसे करना है. इज एवरीबॉडी थ्रू? सबको आ रहा है?
तो इसमें हमको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। तो देखो ए के मोल्स प्रॉब्लम में कितने दिए हैं 2 मोल्स, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3। तो ए के लिए ये रेशियो 2/3 है या 0.66 है। बी के मोल्स दिए हैं 5 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है। तो बी के लिए ये आंसर आ जाएगा 1.25। So this is not as per stoichiometric ratio क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम नहीं है। और इसमें जो कम है 0.66 कम है, तो 0.66 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ए हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और बी हो गया एक्सेस रिएजेंट। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. और देखो Yes, क्या ma'am. याद रखना है, limiting reagent decides the product formation. So what is the whole meaning of that? I go back to the reaction. तो रिएक्शन में जो A है मुझे उस पे फोकस करना है, वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है और वो मुझे प्रोडक्ट फॉर्मेशन सिखाएगा। कैसे? I look at stoichiometry which says since 3 mole of A is giving me 1 mole of A3B4, so I will say therefore यहाँ पे कितने मोल्स है प्रॉब्लम में 2 moles of A। So starting with 2 moles of A, how much A3B4 will be formed? 2/3 moles of A3B4. This should be the answer. Is everybody able to do this problem? सबको आ गया ये प्रॉब्लम? So I'm giving you the next problem. अगर सबको ये प्रॉब्लम आ गया है तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देती हूँ, उसमें थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन होगा। तो जैसे ये अपना प्रॉब्लम नंबर 1 था, अभी प्रॉब्लम नंबर 2 देखो। प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए फिर से मैं ऐसी एक रिएक्शन दे 2 moles of X reacting with 3 moles of Y and it is forming here कुछ और बचाते हैं 2 moles of X2Y3। ठीक है, अभी इस रिएक्शन में आपको कैलकुलेट करना है स्टार्टिंग विथ 5 moles of both, how much product is formed and अभी कुछ ऐड कर रही हूँ यहाँ पे and also calculate the amount of excess reagent remaining unreacted. तो कितना वो एक्सेस रिएजेंट अनरिएक्टेड रहेगा ये भी हमको कैलकुलेट करना है। It's clear now this side of the board.
मैम 5/8 and 5/12. हाँ करते हैं। तो देखो इसमें वही करना है, हमको रेशो निकालना है। तो x के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं 5, दोनों के 5 ही है। x का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, तो x के लिए रेशो हो जाएगा 1.25। y के लिए ये रेशो हो जाएगा, y के मोल्स दिए है 6, सॉरी y के मोल्स दिए है 5, बट y का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 है, तो y के लिए ये 5/6 है, which is less than 1, right? अराउंड 0.83 हो रहा है। तो इसमें y आपका लिमिटिंग हो गया और x एक्सिस। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो। ये लिमिटिंग, ये एक्सिस, कोई दिक्कत यहाँ पर? अभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए लिमिटिंग लेना है। हाँ बोलो। नहीं मैम, कुछ Some doubt someone has? Can I go ahead? no मैम। Okay. तो अभी आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन y से लेना है। तो 6 मोल्स ऑफ y है, तो आपको 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आई विल से since 6 moles of y is giving me 2 moles of X2Y3, therefore कितने मोल्स y है अभी हमारे पास? 5 मोल y, तो it will be 5 into 2 upon 6 या 10 upon 6 या 5/3 moles of X2Y3 बनेगा। ये कैलकुलेशन क्लियर है सबको? अभी अगर 5/3 मोल्स X2Y3 बन रहा है, तो उसके लिए कितना Y कंज्यूम होगा? Y पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि Y लिमिटिंग है, बट X एक्सिस है,
x पूरा का पूरा खत्म नहीं होगा। तो हमको अभी कैलकुलेट करना है कि हमारे पास तो 5 मोल्स x है, बट अभी कितने मोल्स x कंज्यूम होगा। तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसके कैलकुलेट करने के। अगर मेरा 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए मुझे x कितना चाहिए, 5/4 मोल्स। तो अभी मेरा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 5/3 मोल्स। So I can understand how much x is consumed to prepare 5/3 moles of X2Y3. This is one way. या आप x के हिसाब से लिख सकते हो, आप ये कह सकते हो कि 4 मोल ऑफ x है तो उसको सॉरी y के हिसाब से, लिमिटिंग के हिसाब से 6 मोल्स ऑफ y है तो दैट नीड्स 4 मोल ऑफ x. So 5 mole of y will need how many moles of x? तो various ways है to calculate excess reagent जो सूट करे. मैं प्रोडक्ट से कैलकुलेट करवा रही हूँ. तो अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये जो x है, ये जो एक्सेस है, ये रिएक्शन के बाद में कितना रिमेनिंग रहेगा. तो मैं पहले कैलकुलेट करती हूँ. टू प्रोड्यूस 5/3 moles of X2Y3. How much x is required? And I go to stoichiometry and say, since 2 moles of X2Y3 are produced from 4 moles of x, so therefore 5/3 moles of X2Y3 will be produced by 5/3 into 4 upon 2 moles of x. So this will be 20 upon 6 or 10/3 moles of x are consumed. तो ये क्या हो गया, ये moles of x consumed है. So इसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट किया, 10/3 moles of x. तो कितने रिमेनिंग होंगे, इनिशियल मोल्स 5 है, माइनस 10/3 खत्म हो रहे हैं. तो ये जो डिफरेंस होगा, that much will be the moles remaining after the reaction. So what will be the answer? (1.66). Right? 5/3 आएगा ना आंसर. तो 5/3 का मतलब है either write 5/3, that all depends how your options are given. So 5/3 moles or 1.66 moles of x remaining excess. तो सबको ये जमा क्या प्रॉब्लम, जरा मुझे आइडिया दे दो. Yes, ma'am. तो सही है. और एक प्रॉब्लम दे दूं प्रैक्टिस के लिए, एक्सेस रिएजेंट वाला, कि इतना जितना प्रैक्टिस किया उतना ठीक है. बोलो आप. Yes, ma'am. और एक ले ले और एक कर ले ऐसा प्रॉब्लम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But now I will give you problem of actual reaction. अभी actual reaction का problem लेते हैं, ठीक है.
ये ए बी के टर्म में नहीं, एक एक्चुअल रिएक्शन, एक्चुअल रिएक्टेंट देके एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, करना यही है, एक्सेस लिमिटिंग फाइंड आउट करना है और फिर कितना एक्सेस रिएजेंट बचेगा। I'll just change wordings, change करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने रिएक्शन नहीं दी, रिएक्शन आपको लिखनी है। So please try solving individually. Let me know what's done.
मिस आ गया आंसर। ग्रेट। तो इसमें सबसे पहले हमको इथेनॉल के कंबशन की रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी है, राइट? सो it is ethanol plus oxygen giving you 2 moles of CO2 and 3 moles of H2O. So this is the balancing, right? Everybody is able to do this? Yes, ma'am. Reaction लिखे हो गया। अभी जो मास दिया है 50 ग्राम्स इथेनॉल के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो इथेनॉल मुझे दिया है 50 grams. So upon how much is coming as molecular mass of ethanol? 46. 46 आ रहा है, right? तो 50 upon 46 करना है। So that will be the moles of ethanol. So how much is that? 1.0869. Okay, so it is around little more than 1 है। तो 1.08 moles हो गए। ऑक्सीजन के लिए जो मास दिया है वो 40 ग्राम्स divided by oxygen's GNM. So how much is that coming? Again little more, ये तो 1.25 आ रहा है precise. ये मोल्स आ गए। अभी हमको कौन सा रेशियो लेना है? इथेनॉल के लिए I need to calculate number of moles which is 1.08 upon stoichiometric coefficient which is 1. मैम ये रेशियो आ वो जाएगा। O2 का रेशियो 40/54 होएगा। नहीं, हाँ, O2 का मास 32 है। 3 times O2 ना, तो 48 होएगा। सॉरी, 40/48। ये 3 टाइम्स लेने को किसने कहा? मास गिवन 40 है, ये 40 ग्राम्स के कितने मोल्स है ये कैलकुलेट कर रही हूँ मैं। तो 40 ग्राम ऑक्सीजन इज 1.25 मोल्स गिवन। तो ऑक्सीजन के जो मोल्स गिवन है इन द प्रॉब्लम वो 40 ग्राम्स है, मतलब वो 1.25 मोल्स है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। So this 1.25 divided by 3 is 0.416. इतने मोल्स आ गए। तो लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन है बोलो? O2 लिमिटिंग है। एब्सोल्युटली। तो हमारा लिमिटिंग रिएक्शन आ गया O2 और ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया। सी यू डोंट हैव टू कैलकुलेट 3 मोल्स इज हाउ मच, ये थोड़ी ना कैलकुलेट करना। हमको जो गिवन मोल्स है वो देखने हैं, 40 ग्राम्स के मोल्स देखने हैं। आई होप नो वन हैज एनी कंफ्यूजन इन दिस। नो मैम। अभी प्रोडक्ट वाटर कितना बनेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट को कनेक्ट करना है मुझे जो ऑक्सीजन है। तो अगर 3 मोल ऑक्सीजन है तो 3 मोल वाटर है, तो मेरे पास कितने मोल ऑक्सीजन है? मेरे ऑक्सीजन के जो मोल्स है वो 1.25 मोल्स है। तो 1.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आई गेट अ डायरेक्ट आंसर, कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है। वाटर के मोल हो गए 1.25 मोल ऑफ वाटर, बट अमाउंट पूछा है तो मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगी। तो आई अंडरस्टैंड दैट इन दिस रिएक्शन 1.25 मोल of water is formed, and that will be 1.25 into 18 grams of water. तो जो मास आने वाला है वो आएगा 1.25 into 18, and that is going to be 22.5 grams.
कितना वाटर बनेगा का आंसर सबको आ गया, राइट? जो मुझे आ गया वही आपको आया है। Everybody got this only the answer? बोलो। Yes, ma'am. Okay. Now we go ahead. What next? Excess reagent कौन है? Ethyl alcohol. तो पूछा है the amount of excess reagent, that is ethyl alcohol, remaining after the reaction. तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1.25 वाटर फॉर्म करने के लिए कितना इथाइल अल्कोहल चाहिए. So I look at the stoichiometry and I understand कि 3 moles water. तो stoichiometry कहता है कि 3 mole water फॉर्म करने के लिए या 1 मोल इथाइल अल्कोहल चाहिए. तो इसको मैं लिखूंगी ऐसे कि मेरा 1 मोल इथाइल अल्कोहल, सॉरी प्रोडक्ट से ही लिखना पड़ेगा. 3 मोल वाटर इज फॉर्म स्टार्टिंग विथ 1 मोल इथाइल अल्कोहल. So therefore, to form 1.25 mole water, how much is ethyl alcohol required? And that will be 1.25 into 1/3. So this much are the moles of ethyl alcohol getting consumed. So it will be 1.25/3. So that is going to be around 0.41 moles. तो कितने मोल्स खत्म हो गए इथाइल अल्कोहल के? 0.416 moles of ethyl alcohol. These are the ethyl alcohol mole consumed, खत्म हो गए. हमारे पास कितने मोल थे? We started with this 50 ग्राम इथाइल अल्कोहल था, मतलब 1.08 मोल्स. दिस इज इनिशियल मोल्स. ये मेरे इनिशियल मोल्स है. और खत्म कितने हो गए? 0.416. तो फिर मुझे आंसर मिलेगा हाउ मच इज रिमेनिंग नाउ इन एक्सेस. तो हम करेंगे कैलकुलेशन 1.08 माइनस 0.416. ये आंसर करना है. So this is coming out to be around 0.66 approximately. So 0.66 mole of ethyl alcohol is remaining in excess. All clear? Yes, ma'am. Anyone has any doubt in this? No, ma'am. सबको सब कुछ समझ में आया क्लैरिटी से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very nice. So we just learned in stoichiometry today a concept of limiting reagent and excess reagent. So as usual मैं आपको मॉड्यूल से भी कुछ होमवर्क दूंगी and I'll be giving you some homework also from assignment. दोनों करेंगे हम, ठीक है? And next lecture also will go in stoichiometry. अगला lecture भी हम stoichiometry में ही और भी कुछ सीखेंगे, right? So if there is no doubt, that's it for today. See you everybody next time. Bye. मैं लास्ट लेक्चर का एक डाउट है.
लास्ट का क्या डाउट है? वो मॉड्यूल में वो सिलिका वाला कुछ क्वेश्चन था, मैंने वो मेरा वो देखा नहीं, वो कनेक्शन प्रॉब्लम था कुछ। मतलब मैंने सॉल्व किया है क्लास में बट तुझे दिखा नहीं, ऐसे बोल रहा है बेटा? तो बेटा रिकॉर्डिंग देख ले। तेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम था, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया होगा ना। रिकॉर्डिंग का एडवांटेज यही होता है बेटा, कभी कभी हो जाता है ना हमारे वाईफाई डाउन हो गए, तो जब भी तुम्हारा वाईफाई डाउन होगा तुम नहीं देख पाओगे, बट मेरा रिकॉर्डिंग तो चलते रहेगा। हाँ। जो तुम देख सकते हो, राइट? ओके। देख लो, अगर नहीं फिर भी नहीं समझ रहा है तो यू कैन आस्क मी नेक्स्ट लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.